everyone, a very good evening to all of you. So my dear students, how are you all? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कैसे हैं. I hope each and every one of you is very fine. सभी लोग बहुत अच्छे हैं. कुछ ही दिन अब बस SBI क्लर्क के प्री एग्ज़ाम में बचे हुए हैं. टेंशन नहीं बढ़नी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए. आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहना चाहिए. बिकॉज आई नो all of you are doing a lot of hard work. I know that all of you know a lot of things. आपको बहुत सब कुछ पता है, बहुत सारा हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हैं. तो दैट इज़ डेफिनेट कि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है. सो हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉप 120 रूल्स सीरीज़. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने सारी के सारे रूल्स वाली क्लासेस पहले अटेंड की हैं और जिनको बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है कंप्लीट ग्रामर में. आई एम प्रिटी श्योर जितने ही बच्चे हैं जिन्होंने पिछले के सारे पार्ट्स टॉप 120 रूल्स के देखे हैं उनको कॉन्फिडेंस बहुत बहुत आया होगा. अब हम आज अगली क्लास पे आ जाते हैं. लेट अस टॉक ऑफ रूल नंबर 113 नाउ. रूल नंबर 113 क्या कहता है? मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, मुझे बताइएगा दोनों में गलत हैं या सही हैं. मैंने लिखा एक सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज far better than Mumbai. Is this sentence correct? या फिर इस सेंटेंस में एरर है? मैंने एक और सेंटेंस लिखा, The apples of Shimla are redder. The apples of Shimla are tastier than ऊटी. क्या ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस हमारे सही हैं? आर दे करेक्ट? नो. दोनों सेंटेंसेस में हमारे एरर्स हैं. बोथ ऑफ दी सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट. दोनों ही सेंटेंसेस हमारे गलत हैं. एक बार देखते हैं कि दोनों के दोनों सेंटेंसेस कैसे गलत हैं. मैंने क्या देखा था? क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ फार बेटर दैन मुंबई. इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? इस सेंटेंस में ये गड़बड़ है, यहाँ पे हम दिल्ली के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और दिल्ली के क्लाइमेट को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम मुंबई से कंपेयर कर रहे हैं. गड़बड़ है. दया ने ढूंढ के निकाल ली है वो गड़बड़. क्या गड़बड़ निकाली है? लेट अस सी इट. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ फार बेटर देन, या तो इसको लिखो देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई. बहुत बार आया ये क्वेश्चन एग्जाम में. मतलब आपको लग रहा है कितना सिंपल सी चीज़ है, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एग्जाम के स्ट्रेस में ढूंढ ही नहीं पाते एरर क्या है. एरर सिंपल सी है कि भाई दिल्ली का क्लाइमेट कंपेयर कर रहे हो तो मुंबई का भी तो क्लाइमेट कंपेयर करोगे. तो क्या बनेगा? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ फार बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई. पहला तरीका तो ये. दूसरा तरीका क्या? प्रोनाउन यूज़ कर लो, देन दैट ऑफ मुंबई. पहला तरीका इससे ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं. इन दोनों में अगर मैं बेटर ऑप्शन की बात करूँ तो नाउन की जगह क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन. तो सेकंड वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है. सही दोनों है, बट दोनों में अगर कंपैरिजन आया कि कौन सा अच्छा रिप्लेसमेंट है, देन दिस इज़ अ बेटर रिप्लेसमेंट. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ फार बेटर देन दैट ऑफ मुंबई. इस सेंटेंस को भी इसी वे में करेक्ट कीजिए. The apples of Shimla are tastier than ऊटी. ऊटी से टेस्टी भाई. ऊटी और एप्पल्स का क्या कंपैरिजन है? ऊटी एक सिटी है, हम एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आएगा? The apples of Shimla. अब ये प्लूरल है. एप्पल्स क्या था? प्लूरल था. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? Than those of ऊटी. जो शिमला के एप्पल्स हैं वो ऊटी के एप्पल से ज़्यादा टेस्टी हैं, इसलिए आप लोगों को शिमला वाले एप्पल्स खाने चाहिए. वाह, क्या बना दिया मैंने. इंग्लिश पढ़ लेते हैं. क्या बात कर रहे थे हम? कि शिमला के जो एप्पल्स हैं वो ऊटी के एप्पल से ज़्यादा टेस्टी है. तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? दोज ऑफ ऊटी लगाना पड़ेगा अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है. तो इस पार्ट में एरर है. तो मतलब हमें क्या देखने की ज़रूरत है? We need to see, we need to look at. What we need to look at? We need to look at things which are compared. किन चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है वो हमें देखना पड़ेगा. अगर वो चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, they are dissimilar things, then we have to add certain words to make them similar. हमें देखना पड़ेगा किन चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है. अगर एक जैसी चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा रहा है तो हमें कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे कि वो एक जैसी चीज़ें बन जाएं.
प्लीज़ इस रूल को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 114 की अब हम बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ रूल नंबर 114 नाउ। लेट अस सी रूल नंबर 114 क्या कहता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताइएगा उस सेंटेंस में क्या एरर है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ले रही हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। वन ऑफ द ड्रास्टिक चेंज दैट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग वन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, और ये आगे का एग्जाम, आगे काफ़ी लंबा सेंटेंस था, एंड यू हैड टू आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस। आपको तो मैंने एक पार्ट दे दिया, आपके लिए तो बहुत आसान हो गया, आपके लिए तो मैंने बहुत आसान कर दिया। मुझे बताइए इसमें क्या एरर है। वन ऑफ द ड्रास्टिक चेंज दैट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, और आगे सेंटेंस था, इसमें क्या एरर है। व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस, प्लीज टेल मी। हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या एरर है इसमें। इसमें एरर बच्चों यहाँ पर है, वन ऑफ द ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ द ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, लगने में बहुत छोटी सी बात है, हम सभी को पता है वन ऑफ द का मतलब क्या होता है। वन ऑफ द का मतलब होता है बहुत सारों में से एक। वन ऑफ द का मतलब क्या होता है, वन ऑफ द का मतलब होता है बहुत सारों में से एक। तो ये तो बहुत सारे होने चाहिए ना, ये बहुत सारे कैसे होंगे, जब ये बहुत सारे ऐसे होंगे, इसको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू कन्वर्ट इट टू प्लूरल फॉर्म। मतलब वन ऑफ द, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सभी के आगे जो नाउन आता है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। यू विल ऑलवेज हैव टू चेक इट कि कहीं इनके आगे, यू विल ऑलवेज हैव टू चेक इट कि कहीं इनके आगे सिंगुलर नाउन तो नहीं लिखा हुआ। इनके आगे आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होगा। प्लूरल के अलावा कोई और नाउन आप इनके आगे यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर 115। Rule number 115, let us see what it says. I am writing certain sentences, you guys will tell me which of them is correct and which of them is wrong. पहला सेंटेंस मैंने लिखा, all but he are going to the party. सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा, none, all except him are going to the party. एक और सेंटेंस मैंने लिखा, let he do the work. Tell me, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। यस, सो इफ आई लुक एट इट, अगर मैं इसको देखूं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। केवल और केवल सेकेंड सेंटेंस जो है मेरा सही है, बाकी के दोनों सेंटेंसेस मेरे गलत हैं। क्यों गलत है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, बिटवीन हो गया। दीज वर्ड्स, अगर मैं इन वर्ड्स को देखूं तो इन दोनों सेंटेंसेस में बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं बिटवीन का एक सेंटेंस लिखूं, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे किसका रोल प्ले कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा, रिमेंबर दिस, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा
ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता। रूल नंबर 115 क्या कह रहा है कि प्रेपोजिशन के बाद अब हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है, इस चीज को हमने पहले भी पढ़ा था। मी, हिम, हर, यू, अस, देम, ये सारे के सारे वर्ड्स ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं और ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे सब्जेक्टिव केस के होते हैं। तो हमें सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना, उसमें हमें कौन सा केस लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो ये ही यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हिम करना पड़ेगा, ये वाला हिम सही है। अब अगर इस तीसरे सेंटेंस की बात करें, लेट ही डू द वर्क, लेट तो एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी हिम आएगा। Let him do the work, all except him, all but him, there's friendship between you and him। जब भी preposition के बाद की बात करोगे या verb के बाद की बात करोगे, you will always and always use objective case। आप कभी भी subjective case use नहीं करोगे। Please note it down, note कर लीजिए। Next rule की बात करते हैं, rule number 116। रूल नंबर 116 भी इसी केस से रिलेटेड है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज हिम हु शुड बी ब्लेम्ड। जब भी आपको एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें जो हमारा स्टार्टिंग का जो रोल प्ले कर रहा है, हमने एक स्यूडो सब्जेक्ट यूज़ किया है। हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि इट को हम किस नाम से जानते हैं, इट को हम स्यूडो सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इट को हम स्यूडो सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमने स्यूडो सब्जेक्ट यूज़ किया है, स्यूडो सब्जेक्ट यूज़ किया है। तो जब भी हम स्यूडो सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा ये हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, ये कभी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल। अगर हम इट इज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कभी भी हिम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट इज़ ही हु शुड बी ब्लेम्ड, इट इज़ आई who am going to the party। it is के आगे हमेशा प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस it is के आगे नहीं आता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट इस रूल में नहीं है? चलिए नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। रूल नंबर 117 की तरफ मूव करते हैं। लेट अस सी व्हाट डज रूल नंबर 117 सेज। रूल नंबर 117 कह रहा है कि रूल नंबर 117, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताइएगा वो सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने लिखा, ही इज सच अ पर्सन एज you mentioned tell me, is the sentence correct or wrong? He is such a person as you mentioned, he is such a person that you mentioned। out of these two which sentence is correct? इन दोनों sentences में से कौन सा sentence correct है? Can anyone tell me? फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट whereas सेकेंड सेंटेंस इज रॉन्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगेन हमेशा याद रखना, अगर सच लिखा हुआ है तो जो कनेक्टर यूज होगा, द कनेक्टर दैट यू विल यूज विल बी ओनली एंड ओनली एज। सच के केस में हम जो कनेक्टर यूज करते हैं वो एज यूज करते हैं। सच अ बुक एज दिस, मैं क्या लिखूंगी, सच अ बुक एज दिस इज
रेफर्ड बाय आवर टीचर, हमारे टीचर ने ऐसी किताब रेफर की है। सच 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 विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द कनेक्टर एज, सच के बाद जो हम कनेक्टर लगाते हैं वो एज होता है। नोट डाउन दिस रूल, फिर हम नेक्स्ट रूल पर मूव करेंगे। रूल नंबर 118 की बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ रूल नंबर 118 नाउ। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, मैंने एक सेंटेंस लिखा या कुछ वर्ड्स लिखे, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। मैंने एक लिखा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, एक और मैंने लिखा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, एक और वर्ड मैंने लिखा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। टेल मी विच ऑफ देम इज करेक्ट। इन चारों ऑप्शंस में से A, B, C और D, वी हैव दीज 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा सही है? यस, टेल मी फास्ट, विच वन इज करेक्ट? दिस वन इज करेक्ट। ये तीनों के तीनों रॉन्ग है। वाई दे आर रॉन्ग? सबसे पहले तो मुझे किसका पोजेशन दिखाना है? वो उन गर्ल्स का स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल है, मतलब गर्ल्स का पोजेशन दिखाना है। अब पोजेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोजेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस। तो गर्ल्सेस होना चाहिए। बट दिक्कत क्या हुई यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे हिसिंग साउंड आ गई। एंड इन इंग्लिश के केस में हम इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करते हैं। वी अवॉइड दिस हिसिंग साउंड। इस हिसिंग साउंड को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये एस हटा दें तो अल्टीमेटली हमारा क्या बचा? गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। ऐसे ही रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो होता है, हर सोसाइटी की जो RWA होती है, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन होता है, कैसे लिखा जाएगा? रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। गवर्नमेंट्स बॉयज स्कूल कैसे लिखा जाएगा? गवर्नमेंट बॉयज स्कूल। तो जब भी हमें एक प्लूरल नाउन का पोजेशन दिखाना होता है, हम हमेशा लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद हम एस नहीं लगाते। दिस इज आवर नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 118। ठीक है, फिनिश करते हैं इसे। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, अगले रूल पे आते हैं, दैट इज रूल नंबर 119। रूल नंबर 119 एक रूल नहीं है। आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि हमेशा याद रखना, प्रोनाउंस के आगे कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो केवल और केवल नाउन्स के आगे लगता है। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं जहाँ पे प्रोनाउंस के आगे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हुआ होता है, और वही हमारी एरर होती है। उसी पार्ट में हमारी एरर होती है कि प्रोनाउंस के आगे आप कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। अपॉस्ट्रोफी एस केवल और केवल नाउन्स के आगे लगेगा। तो लेटर के लास्ट में जो हम लिखते हैं योर्स फ्रेंडली, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ये मिस्टेक करते हुए, ये एकदम गलत है। आपको क्या लिखना है वहाँ पे? योर्स फ्रेंडली। आप प्रोनाउन के आगे पोजेशन दिखाने के लिए क्या करते हो? दिस इज अ बुक ऑफ माइन, दिस इज अ बुक ऑफ हर्स, दिस इज हर बुक लिख सकते हो, या फिर कैसे लिख सकते हो? दिस बुक इज हर्स। कभी भी प्रोनाउंस के केस में हम अपॉस्ट्रोफी एस को नहीं लगाते। कभी भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, आपको प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स वो एकदम गलत है। इट इज रॉन्ग। मूविंग टू द लास्ट रूल नाउ, अगले लास्ट रूल पे आ जाते हैं हमारी टॉप 120 रूल्स की सीरीज के। द लास्ट रूल। अब आप लोगों का काम क्या है? SBI क्लर्क का पेपर है, आप सभी का बस इतना सा काम है, अभी सारे के सारे रूल्स रिवाइज करने हैं एग्जाम से पहले। यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज रूल्स बिफोर द एग्जाम। सो लेट अस सी व्हाट इज रूल नंबर 120। रूल नंबर 120 सेज कि हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वी हैव सर्टेन वर्ड्स, हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम कभी भी नाउन नहीं लगाते। हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम कभी भी नाउन नहीं लगाते। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं, एक बार लिस्ट बना लेते हैं।
unable, ready, glad, well, sorry, alone, ill, worth। ये सारे के सारे हमारे वो वर्ड्स हैं जिनके आगे आप कभी भी नाउन का यूज नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? आई एम रेडी, ही इज रेडी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज अ रेडी पर्सन। नहीं नहीं नहीं, आप इन वर्ड्स के आगे नाउन यूज नहीं करते। यू डू नॉट यूज नाउन आफ्टर दीज वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं याद भी हो गए होंगे? अनेबल, रेडी, ग्लैड, वेल, सॉरी, अलोन, इल एंड वर्थ। सो स्टूडेंट्स, so students, here we complete 120 rules of the top 120 rules series. This series is very important for you. आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SBI PO क्लर्क की कर रहे हैं, IBPS PO क्लर्क की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी LIC ADO की कर रहे हैं, EPFO की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम फोकसिंग इट, SSC CGL की कर रहे हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है और ग्रामर आती है, तो ये टॉप 120 रूल्स की सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी पार्ट इसका मिस किया है तो डू वॉच दैट, उस पार्ट को जरूर देखिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ अब। सभी बच्चे मेरे साथ 2 सेंटेंसेस बोलेंगे। पहला सेंटेंस, इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। दूसरा, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मिलकर बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन।